नमस्कार, बीटीवी न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। ऑनलाइन व्यापार का व्यापारियों ने किया विरोध। जीएसटी की विसंगतियों को दूर करने सौंपा ज्ञापन। कैट ने पीएम एवं वित्त मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। कैट जिलाध्यक्ष ने कहा, जीएसटी के नियम व्यापार हित में नहीं। बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने किया समर्थन। 1 मार्च से बढ़ जाएगा बसों का किराया। आर्थिक मंदी झेल रही जनता पर फिर बढ़ेगा बोझ। सरकार ने 25% किराया बढ़ाए जाने पर दी सहमति। 50% किराया बढ़ाए जाने की बस ऑपरेटर कर रही है मांग। 26 फरवरी से होने वाला प्रदर्शन हुआ स्थगित। बालाघाट नगरीय क्षेत्र में पीएम आवास का सपना दिख रहा है अधूरा। हितग्राहियों ने किश्त की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के बैनर तले सौंपा ज्ञापन। योजना का लाभ मिलने के बाद भी झोपड़ी बनाकर रहने को मजबूर हैं हितग्राही। और अब समाचार विस्तार से। जीएसटी विसंगति एवं ऑनलाइन व्यापार को लेकर कैट के नेतृत्व में व्यापारियों ने विरोध दर्ज कर प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री के नाम 6 पेज का एक ज्ञापन सौंपा। कैट जिलाध्यक्ष नितिन जैन ने कहा कि जीएसटी के नियम व्यापार हित में नहीं होने से व्यापारियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब हो कि 26 फरवरी को कैट ने जीएसटी में विसंगति और ऑनलाइन व्यापार को लेकर भारत बंद का आह्वान किया था। चूंकि बालाघाट में कैट महासचिव के निधन से बालाघाट जिले में कैट ने बंद के आह्वान को स्थगित कर ज्ञापन देने का निर्णय लिया था, जिसके चलते कैट जिलाध्यक्ष नितिन जैन के नेतृत्व में सभी व्यापारिक संगठनों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने पहुंचे कैट के जिलाध्यक्ष नितिन जैन ने कहा कि जीएसटी कानून के विरोध में व्यापारियों ने कैट के माध्यम से 26 फरवरी को संपूर्ण भारत बंद का आह्वान किया था, लेकिन कैट के जिला महासचिव अतुल चौरटिया के निधन से बालाघाट बंद को स्थगित कर दिया गया है। लेकिन जीएसटी कर प्रणाली के विरोध स्वरूप कैट के पदाधिकारियों का प्रतिनिधि मंडल एवं चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा संयुक्त रूप से व्यापारी हित में प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री के नाम जिला प्रशासन को शुक्रवार को अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम को ज्ञापन सौंपा गया। आज का जो ये विरोध प्रदर्शन है, ये जीएसटी में कर प्रणाली के विरोध में जो ज्ञापन जो हम यहाँ पर देने के लिए आए हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से, वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी के नाम से, स्थानीय प्रशासन दीपक आर्य जी को भी हमने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। सभी व्यापारी संगठित होकर के और संकल्पित होकर के विरोध कर रहे हैं इस बात पर। जीएसटी में जो कर प्रणाली है वो उसमें बड़ी विसंगतियाँ हैं। भविष्य में आने वाले में जो अमेंडमेंट हो रहे हैं वो भी बहुत खतरनाक है, जो व्यापारियों को जेल तक पहुंचा सकते हैं। जीएसटी के विरोध में जो है भारत बंद का आह्वान किया गया था, बालाघाट जिले में इसका असर देखने नहीं मिला है। बालाघाट में सभी व्यापारी एकत्रित होकर के संकल्पित होकर के उन्होंने बंद का आह्वान किए थे। चूँकि हमारे बालाघाट के महासचिव श्री अतुल जैन जी का आकस्मिक निधन हो गया, इसके चलते हम लोगों ने इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। आने वाले समय में बंद का आह्वान नहीं सर, आने वाले समय के यदि शीर्ष नेतृत्व हमको ऐसे कोई देता है तो हम भविष्य में बंद फिर पुनः कर सकते हैं। संरक्षक कैलाश माधवानी ने कहा कि जीएसटी एवं ऑनलाइन कारोबार की वजह से कारोबारियों को मानसिक आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऑनलाइन बाजार से शहर में हर किस्म के व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जीएसटी व्यापारियों के लिए सिरदर्द बन गया है। व्यापारी व्यापार करें कि टैक्स ही भरें, यह समझ नहीं आता है। साल भर में व्यापारियों को अलग अलग तरह के 26 बार रिटर्न भरने पड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, जीएसटी की कोई लिमिट तय नहीं है। यह 6 से 28% तक लगाया जा रहा है। ऑनलाइन व्यापार के माध्यम से विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिल रहा है, जबकि देश के व्यापार को मजबूत किया जाना चाहिए। आपका पूरा परिचय देंगे। मैं कैलाश माधवानी हूँ और कैट संस्था जो है उसका मैं संरक्षक हूँ। जी बताएंगे किस संबंध में ज्ञापन सौंपा, क्या क्या परेशानी और दिक्कतें आएंगी आगामी भविष्य में व्यापारियों को? जब से जीएसटी आई है तब से व्यापारी इतना परेशान हो गया है। जीएसटी में जो विसंगतियाँ हैं उनसे इतना प्रताड़ित है और उसी के कारण पूरा रोष व्याप्त है। पिछले 2.5 साल से व्यापारी सिर्फ रिपोर्टें बनाने में लगा हुआ है, अपना व्यापार छोड़कर कि व्यापार करेगी अपनी रिपोर्टें बनाए। जब जीएसटी आया था उसमें 180 धाराएँ थी और इन 180 धाराओं में 950 से ज़्यादा बार संशोधन हो चुके हैं। पर इसमें सबसे बड़ी विसंगति ये है कि जैसे व्यापारी को रिटर्न भर देता है, विवरणी अपनी दे देता है, उसमें अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको सुधारने का कोई विकल्प नहीं रखा गया।
इसके अलावा पोर्टल कई बार नहीं चलता है, पोर्टल नहीं चलने के कारण रिटर्न भरने में देरी होती है। हालांकि चल तो पोर्टल तकनीक खराबी के कारण हो रहा है, मगर उसके बाद भी व्यापारी को उसकी पेनाल्टियाँ देनी पड़ती है। इस दौरान बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष अभय सीठिया ने कहा कि कैट संगठन की ओर से सरकार को ज्ञापन सौंपा गया है। आज व्यापारी सहजता से अपना व्यापार नहीं कर पा रहा है, जिसके तहत बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी व्यापारियों के साथ में खड़ा है। आगे जैसी भी लड़ाई होगी उसमें हमारा भी समर्थन होगा। उन्होंने कहा कि सरकार का विरोध नहीं है, मात्र विसंगतियों का विरोध है। आज जीएसटी के चलते व्यापारी व्यापार करें कि टैक्स भरें, यह समझ नहीं आता है। जी बताएंगे। कैट संस्था के माध्यम से आज जिला प्रशासन को भारत सरकार के लिए ज्ञापन दिया गया है। जीएसटी की विसंगतियों को दूर हो, इसके लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं, परंतु व्यापारी अभी भी सहजता से अपना व्यापार नहीं कर पा रहा है। इसलिए बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज ये सभी मांगों का समर्थन भी करता है। आगे जैसी भी लड़ाई होगी, बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज आपके साथ में है। ज्ञापन सौंपने के दौरान कैट ने मांग की है कि जीएसटी प्रक्रिया को सरल किया जाता है तो इससे टैक्स पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, बल्कि व्यापारियों को व्यापार और रिटर्न भरने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि कैट के ज्ञापन पर सरकार कोई विचार नहीं करती है तो आगामी समय में कैट के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष अभय सीठिया, ज्ञानचंद काकरिया, कैट संरक्षक कैलाश माधवानी, मुरली बजाज, सदस्य दिलीप कार्डा, कुमार वाधवानी, सुनील छाबड़ा, लोकेश छाबड़ा, भवानी शंकर टेकरीवाल, देवेंद्र पचौरी, विपिन कसार, यज्ञेश चावड़ा, शैलेंद्र असाटी, वीरेंद्र दहीकर, नीरज बख्शी, जितेंद्र कटरे, संजय पांचे, श्रीकांत गजके, विनोद सतानी, सौरभ जैन, हेमंत पगारिया, खुशहाल बोहरा, मनीष रंगलानी सहित अन्य व्यापारी मौजूद थे। महंगाई की मार झेल रही जनता की मुश्किलें कम होने की जगह बढ़ती जा रही हैं। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच अब बस में सफर करना भी महंगा हो जाएगा। दरअसल प्रदेश की शिवराज सरकार ने बस किराए में वृद्धि का फैसला कर लिया है। प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि बस ऑपरेटर पिछले कई दिनों से यात्री बसों का किराया बढ़ाने की मांग कर रही थी। इस मामले पर सीएम शिवराज से चर्चा होने के बाद किराया बढ़ाने पर सहमति दी गई है। जानकारी के मुताबिक 1 मार्च से 25% किराया बढ़ेगा। हालांकि एसोसिएशन पदाधिकारियों का कहना है कि सितंबर 2018 में किराया बोर्ड की बैठक में प्रस्तावित स्लैब पर चर्चा करते हुए बसों का किराया 50% तक बढ़ाने की सहमति बनी थी। इसमें अब डीजल की बढ़ी हुई कीमत को ध्यान में रखकर किराया वृद्धि की जानी चाहिए। बस ऑपरेटरों की माने तो डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। डीजल 60 रुपये से 90 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है, लेकिन किराए में बढ़ोतरी नहीं हुई है। दरअसल मध्य प्रदेश के बस ऑपरेटरों ने 26 और 27 फरवरी को सांकेतिक बंद का ऐलान किया था। इसमें उनकी प्रमुख मांग लंबे समय से किराए में बढ़ोतरी नहीं होना ही थी, जबकि डीजल और अन्य खर्चे बढ़ने का बोझ उन पर पड़ रहा है, जिसके चलते सरकार की ओर से 25% किराया बढ़ाए जाने की बात पर सहमति बन गई है। बालाघाट बस एसोसिएशन के सचिव श्याम कौशल की माने तो डीजल की दरों में हो रही लगातार वृद्धि को देखते हुए 50% किराया बढ़ाए जाने की सख्त आवश्यकता थी, लेकिन सरकार ने 25% किराया बढ़ाए जाने का आश्वासन दिया है, जिसके चलते हम संतुष्ट हैं। लेकिन अगर भविष्य में सरकार ने हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आगे चक्काजाम प्रदर्शन किया जाएगा। सचिव श्याम कौशल ने बताया कि अभी तो डीजल और बस के मेंटेनेंस में ही बस मालिकों का सारा पैसा लग रहा है, जिसके चलते बस ऑपरेटरों को भी आर्थिक तंगी झेलनी पड़ रही है। कल यात्री बसों का किराया बढ़ाने को लेकर जबलपुर में मीटिंग आयोजित की थी, क्या निर्णय लिया है इसमें? भैया हमारे जो संभाग स्तर में जो हमारे वीरेंद्र साहू जी हैं प्रदेश के उपाध्यक्ष, उन्होंने जबलपुर के पूरे समस्त बस ऑपरेटर को बुला के मीटिंग लिए। निर्णय लिया गया था कि 26 तारीख से 27 तारीख तक के चक्का जाम रहेगा, लेकिन चूंकि उनकी मंत्री जी से और हमारे जो संगठन के प्रदेश स्तर पे उनसे मंत्री जी से बात हुई तो उन्होंने 25% किराया बढ़ाने का आश्वासन दिया है। उनकी गाइडलाइंस ये चली कि 1 तारीख से 25% का हम किराया बढ़ा रहे हैं। अब देखो होता क्या है, उन्होंने उसी बात पे अपनी हड़ताल स्थगित कर दिए कि मंत्री जी ने बोल दिए कि 1 तारीख से हम किराया आपका बढ़ा रहे हैं 25%। 50% बढ़ना था, लेकिन उन्होंने 25% बोले हैं। हम अभी फ़िलहाल तो 25% में संतुष्टि रहेगी, और हमको अगर ऐसे आगे की स्थिति समझ आई कि इन्होंने अगर नहीं किया तो ये माने चलना कि फिर हम चक्का जाम कर सकते हैं। फिलहाल अभी कितनी दिक्कतें जा रही हैं? दिक्कत तो ये भी है कि अभी आज की डेट में जो गाड़ी चलती आती लौट के आती है तो बस वो पूरा पैसा डीजल में चले जाता है। मेन मार है हमारे डीजल की। आप ये देखो कि टायर के रेट बढ़े हुए हैं,
जो टायर 16,000 रुपये का आता था, आज की डेट में वो टायर आ रहा है 28,000। प्रधानमंत्री आवास योजना की किश्त की राशि का इंतजार कर रहे हितग्राहियों ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मकसूद खान के नेतृत्व में नगर पालिका पहुंचकर नगर पालिका सीएमओ के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान लंबे समय से किश्त का इंतजार कर रहे हितग्राहियों ने नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर आक्रोश भी व्यक्त किया। हितग्राहियों ने बताया कि विगत कई सालों से उनके पीएम आवास के मकान बन रहे हैं, लेकिन आज तक पूरे नहीं हो पाए हैं। किश्त को लेकर कई बार नगरपालिका के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तब जाकर किश्त मिल पाती है। हितग्राही राजेश बंशकार ने बताया कि वह 2 सालों से पीएम आवास योजना की चौथी किश्त का इंतजार कर रहे हैं। पूरा मकान बनकर तैयार हो चुका है, स्लैब बाकी है। अगर चौथी किश्त समय पर मिल जाती तो मकान बनकर तैयार हो जाता। उन्होंने बताया कि मकान के निर्माण के दौरान कई सालों तक किराए के मकान में रहे, लेकिन अब किराए के पैसे देने के लिए भी परेशानी हो रही है, जिसके चलते पुनः झोपड़ा बनाकर रहना पड़ रहा है। 11:30 बजे से हम लोग नगर पालिका में खड़े हैं। 2-3 साल करीब होने लगा। टूटा फूटा मकान पड़ा हुआ है, 3 साल से होने लगा है। मकान पूरा स्लिप हाइट हो गई है। मेरी स्लिप हाइट हो गई, मुझे 3 किस्त मिल चुकी है। 1.5 लाख रुपए मुझे मिल चुका है। अब 1 लाख मिल जाएगा तो मेरी स्लिप डल जाएगी, तो मैं कैसे भी बिना प्लास्टर के रह सकता हूँ वहाँ पे। अभी इतनी स्थिति बेकार है मेरी कि मैं रह नहीं सक रहा हूँ। किराए के मकान में मैं रह रहा हूँ। कब तक किराए का पैसा देते जाऊँगा? परेशान होकर दे के मैं खाली कर दिया हूँ किराए, मैं झोपड़ा ही बनाकर रहने लगा हूँ। ज्ञापन सौंपने के दौरान कुछ हितग्राही ऐसे भी थे जिन्होंने नगरपालिका में पीएम आवास के लिए आवेदन किया है, लेकिन कागजी कार्यवाही पूर्ण होने के बाद भी आज तक उनके मकान का सपना अधूरा ही है। इस संबंध में हितग्राही चैतू कावरे ने बताया कि आवास योजना के लिए आवेदन करने के बाद भी अब तक मकान नहीं बन पाया है, जिसके चलते आज भी झोपड़ी में ही अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है। मेरा जो है मकान जो है तो कौली का मकान है और किस्ता पूरा पटा दिया हूँ टैक्स। उसका बाद मेरा मकान नहीं बन रहा है और पूरा फोटो खींच के ले जा लिए हैं। उसके लिए मैं पैसे के लिए आया हूँ तो पैसे डाला नहीं कह के बोल रहे हैं सरकार। और ये अफसर आदमी तो कितने गद्दार आदमी है यहाँ के अफसर आदमी का, जो कुर्सी में बैठे बैठे तनख्वाह ले रहे हैं और कोई चीज़ मेरा काम नहीं कर रहा है। बुढ़ा बुढ़ी है, बहुत परेशानी में हम लोग। करूँ क्या उससे बताओ? कब से किस्त रुकी हुई है? ये किस्ता बहुत दिन से रुका हुआ है जी, 2 साल हो गया किस्ता रुका हुआ है। तो अब करूँ क्या मैं? वैसा चीज़ है। और उसके बाद मेरा मकान नहीं बन रहा है, कुछ नहीं। और कौली का मकान में पड़ा हुआ हूँ। अब मकान के लिए पैसा दे रहा है सरकार तो मकान बनाऊंगा, और नहीं दे रहा है तो वो भी बोल दो कि मैं नहीं बना सकता, मैं नहीं दे सकता। ज्ञापन सौंपने पहुंचे कांग्रेस पदाधिकारी अल्लाह रखा ने कहा कि केंद्र सरकार की यह योजना एक फ्लॉप योजना बनकर सामने आई है। योजना के कारण हितग्राही परेशान हो रहे हैं। किराए के मकान में रहकर किराया देते हुए उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी, लेकिन योजना के तहत प्रारंभ किया गया निर्माण कार्य आज भी अधूरा है। उसका नज़ारा आप लोगों ने शायद अभी देख लिए। इतना गरीब तबका हमारे बालाघाट शहर का परेशान है। पिछले 2 साल से लेकर 2.5 साल हो गए इन लोगों को। 1 किस्त, 2 किस्त, 3 किस्त। पहली किस्त 1 साल में आई, दूसरी 1.5 साल में, और तीसरी किस्त अभी 2 साल में। जब तमाम कांग्रेस के हमारे साथियों ने और हितग्राहियों ने यहाँ पे आंदोलन किया नगर पालिका में, जब उनको तीसरी किस्त आई तो अभी जो पहली किस्त वाले उनका तो नंबर लगा ही नहीं है। अभी ये चौथी किस्त के लिए और इन लोग घूम रहे हैं। इनका स्लिप लेवल हो गया है और यहाँ पैसा नहीं आया। अभी हम लोगों ने तमाम साथियों के साथ में, झुग्गी वासियों के साथ में सीएमओ साहब को ज्ञापन सौंपे और मांग किए हैं कि जल्द से जल्द ये जो पीएम आवास जो फ्लॉप योजना है केंद्र सरकार की, उसका पैसा इनको दें। क्योंकि मामले में नगरपालिका सीएमओ सतीश मटसेनिया ने बताया कि शासन स्तर पर किश्त के लिए डिमांड भेजी गई है। जैसे ही राशि नगरपालिका में आ जाएगी वैसे ही हितग्राहियों के खातों में भेज दी जाएगी। क्या मांग है? ज्ञापन इसी संबंध में था। प्रधानमंत्री आवास की जो दूसरी किस्त है उसके बारे में मतलब डिमांड की जा रही है कि दूसरी किस्त जल्द रिलीज़ की जाए। तो शासन स्तर से भी मैसेज प्राप्त हुआ है कि जल्द ही है ना किस्त जारी करने जा रहे हैं 1200 की डीपीआर का स्पेशली। तो जैसे ही किस्त आती है तो हम इनके खातों में डाल देंगे। सर, जियो टैगिंग का एक मामला सामने आ रहा है जिस पर कंप्लीट नहीं हो पाई, जिससे किस्त राशि रुकी हुई है। सर, इसको सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? क्या है कि हितग्राहियों को जो राशि जारी की जाती है उसमें हितग्राहियों को निर्धारित मापदंड के अकॉर्डिंग उतना निर्माण कार्य किया जाना जरूरी होता है। जियो टैगिंग उसी के बाद होती है। अगर उससे कम निर्माण है तो जियो टैगिंग का कोई महत्व नहीं रह जाता है और जियो टैगिंग एक्सेप्ट सिस्टम के द्वारा नहीं की जाती है। तो जिन हितग्राहियों को इस मामले में समस्या हुई है तो उन हितग्राहियों ने
ऐसा लगता है कि पैसा लेने के बाद उतना निर्माण कार्य नहीं कर पाए हैं, तो उतना निर्माण कार्य कर लें तो उसके बाद जियो टैगिंग उनकी भी हो जाएगी और जिससे शासन से उनका पैसा मंजूर हो जाएगा। वारासिवनी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत कोस्ती में शुक्रवार को एक 26 वर्षीय महिला की जहरीले जंतु के काटने से उपचार के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतिका ज्योति गौतम शुक्रवार की सुबह अपने घर के बाथरूम में स्नान कर रही थी। नहाने के दौरान बाथरूम में लगे पर्दे को हटा रही थी, तभी किसी जहरीले जंतु ने उसके हाथ में काट दिया, जिससे उसके हाथ से खून निकलने लगा और वह सीधे अपने कमरे में चली गई। काफी देर बाद उसका गला सूखने लगा और तबीयत बिगड़ने लगी। तब उसने अपने परिजनों को जानकारी दी, जिसके बाद परिजनों द्वारा उसे अपने निजी वाहन से तत्काल सिविल हॉस्पिटल लाया गया, जहाँ उपचार के थोड़ी ही देर बाद उसने दम तोड़ दिया। वहीं हॉस्पिटल तहरीर से सूचना मिलने पर पुलिस सिविल अस्पताल पहुंची और परिजनों के बयान दर्ज कर शव का पीएम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गत वर्ष 23 अप्रैल को ही मृतिका ज्योति का विवाह कोस्ती निवासी पंकज गौतम से हुआ था। बताया जा रहा है कि मृतिका ज्योति एक गांव के शासकीय स्कूल में अतिथि शिक्षक के रूप में पदस्थ रह चुकी है। वहीं बताया जा रहा है कि मृतिका ज्योति 15 दिन पहले ही अपने मायके बुदाटोला गई हुई थी, जो गुरुवार को वापस अपने ससुराल वापस आई थी। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।